नालंदा का नाम लेते ही तस्वीरें उभरती हैं उन बिखरे भगवानों की, जिनमें आक्रमणकारियों ने सालों पहले भारत के ज्ञान विज्ञान को जलाने की कोशिश की गई थी। मगर आज उसी नालंदा में शिक्षा के पुराने गौरव को नई इमारत का लोकार्पण कर वापस लौटाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया है और कहा है कि इमारत जलाई जा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं। नालंदा के नए परिसर पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। ये सच है कि आग की लपटें चाहे जो मिटा दें, लेकिन वो ज्ञान को नहीं जला सकती। ये दुर्भाग्य ही है कि आज बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम लेते वक्त ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज तो बोलते हैं, लेकिन नालंदा का नाम लेना कहीं भूल जाते हैं। भारत के बच्चे विदेश जाकर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया से छात्र ज्ञान पाने के लिए बिहार में मौजूद इसी नालंदा विश्वविद्यालय में आते थे। ऑक्सफोर्ड से भी 500 साल पुराना इतिहास रखने वाली नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन कर दिया है। 455 एकड़ जमीन पर 1749 करोड़ की लागत से 24 बड़ी इमारतें बनकर तैयार हुई हैं। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। आपको नालंदा के इतिहास से रूबरू कराते हैं। दरअसल एक समय यहाँ 90 लाख किताबों का घर हुआ करता था और दुनिया भर से करीब 10,000 छात्र नालंदा पढ़ने आते थे। सन 1190 में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आग लगा दी थी। मकसद था बौद्ध धर्म को समाप्त करना। अब इसके अवशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इस आग ने न सिर्फ शिक्षा के केंद्र को जलाया, बल्कि सदियों के ज्ञान और विरासत को भी तबाह कर दिया था। फिर 28 मार्च 2006 के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके पुनर्निर्माण की सलाह दी। फिर 26 अगस्त 2010 में दोनों सदनों से विधेयक पास हुआ और विधेयक लागू होने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय फिर जीवित हो उठा। मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधान मंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार पहुंचे नरेंद्र मोदी ने इस प्राचीन यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन तो किया ही, साथ 1600 साल पुराने खंडरों को भी देखा। साथ ही बोधि वृक्ष का भी पौधारोपण किया। इस गौरवशाली ज्ञान केंद्र के बारे में जितना कहा और बताया जाए उतना कम है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा तो इसे बौद्ध ज्ञान का स्रोत तक मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर मोदी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया है और खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। लंबे समय से समर्थन मूल्य में बढ़त को लेकर किसानों की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसके बाद सरकार के इस फैसले को लेकर किसानों में खुशी की लहर है। किन फसलों पर समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, साथ ही इस फैसले से किसानों की जिंदगी और अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में आज किसानों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम है किसानों को मिलने वाले फसलों के समर्थन मूल्य में इजाफा करना। सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आज बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीफ की जिन 14 फसलों के एमएसपी में इजाफा किया है, उसमें धान, रागी, बाजरा, ज्वार, कॉटन भी शामिल हैं। मोदी सरकार ने फैसला किया है कि धान का नया एमएसपी अब 2300 रुपए प्रति क्विंटल होगा,
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का यह फैसला किसानों के कल्याण के लिए लिया गया है। धान का नया एमएसपी पुराने से 117 रुपए ज्यादा है। इसके अलावा कपास का नया एमएसपी 7121 रुपए तय किया गया है। वहीं कपास की दूसरी किस्म के लिए नया एमएसपी अब 7521 रुपए होगा, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किसानों को प्राथमिकता देते हैं। इस सरकार ने अपने नए कार्यकाल में किसानों के हित में फैसला लिया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सरकार के फैसले के बाद अब बढ़ी हुई एमएसपी का दर क्या रहने वाला है। ज्वार का एमएसपी अब 3371 रुपए हो जाएगा। धान का एमएसपी 2300 रुपए हो गया है। बाजरा का एमएसपी 3625 रुपए हो गया है। रागी का एमएसपी 4290 रुपए हो गया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपए हो गया है। तुअर का एमएसपी 7550 रुपए हो गया है। मूंग का एमएसपी 8682 रुपए हो गया है। उड़द का एमएसपी 7400 रुपए हो गया है। मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6783 रुपए हो गया है। तो वहीं सूरजमुखी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7280 रुपए हो गया है। सोयाबीन की बढ़ी हुई एमएसपी की दर अब 4892 रुपए हो गई है। तो वहीं तिल का एमएसपी अब 9267 रुपए हो गया है। मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत के साथ पीएम मोदी ने अपने फैसलों से बता दिया है कि उनका ये तीसरा कार्यकाल किसान, जवान और भारत के नवयुवा को समर्पित रहने वाला है। ऐसे में किसानों के एमएसपी को लेकर लंबे संघर्ष के बाद मोदी सरकार के इस अहम फैसले से किसानों में भी खुशी की लहर है, क्योंकि किसान ही तो इस देश के भारत भाग्य विधाता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने आज कैबिनेट के अंदर खरीफ की फसलों के लिए लगभग 14 प्रकार की फसलों पर जिस प्रकार से एमएसपी में वृद्धि की है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपये कुंटल हो जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उसका उदाहरण है। लगभग 117 रुपये कुंटल का भाव इसमें बढ़ाया है। कपास मैं पहले ही बोल चुका, 500 रुपये कुंटल, ये बहुत बड़ी वृद्धि है। मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बड़ी वृद्धि करने के पीछे भाव माननीय मोदी जी का है। किसानों की आय बढ़ना चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर सरकार खुद ही शराब खरीदेगी। उच्च शिक्षा विभाग में गैस लक्ष्य नीति 2024 को भी मंजूरी मिली है। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन होगा और धान की एमएसपी 117 रुपये बढ़ाई गई है। 3217 रुपये में होगी अब धान की खरीदी। सीएम विष्णुदेव साय इसकी कमान संभालेंगे। कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें कई बड़े फैसले हुए हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ फसल के लिए 14 फसलों पर कैबिनेट ने एमएसपी को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने धान पर 117 रुपये एमएसपी बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार इससे पहले 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी किया करती थी। अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 3217 रुपये में होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार खुद शराब खरीदेगी। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग में गैस लक्ष्य नीति 2024 को भी मंजूरी मिल गई है। 5 प्राधिकरणों का पुनर्गठन किया जाएगा और सीएम साय इसकी कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है और सभी को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी, बधाई दी। अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर से भी मिले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संवर्धन अभियान को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके बाद इस अभियान के समय अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा और इस दौरान विस्तार न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सीएम साहब, लगातार आपके राज्य में मध्य प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप लगातार काम कर रहे हैं। हाल ही में आपने शुरू किया था जल संवर्धन अभियान और उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जो निर्णय लिया 5 जून पर्यावरण दिवस से लेकर गंगा दशमी तक जल गंगा संरक्षण अभियान, इसकी अपार सफलता मिली और अभी जो जनता ने जिस ढंग से इसको अंगीकार किया है, जन भागीदारी जो बड़ी है,
तो ऐसा लगा कि इसका अवधि बढ़ाना चाहिए, तो हमने इसको 30 जून तक बढ़ाया है। लगातार जनता के बीच के नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, पोखर, झरने, नदी के किनारे, ऐसे स्थान जहां पर जल संवर्धन की जरूरत है, खास करके ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के स्थानों को भी लगातार ये काम होते रहेंगे। लगभग 3,500 करोड़ की मंजूरियां हमने इस कारण से दी है। नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि लगातार ये जब तक काम खत्म नहीं हो जाता तब तक इनको लगातार करते रहना है। सर, ऐसे ही एक और योजना की आपने शुरुआत की थी, स्कूल चले हम, और शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार जुड़े ही रहे हैं और उसके बाद काम भी कर रहे हैं। इस योजना के बारे में भी कुछ बता। निश्चित रूप से ये स्कूल चले अभियान, जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, हम भी किसी न किसी स्कूल से पढ़े हैं। ऐसे में हर एक स्कूल को कोई न कोई को गोद भी लेना चाहिए, देखना भी चाहिए और स्कूल जाने का माहौल अनुकूल बने, इसलिए सब प्रकार की सुविधा जुटा करके हमारी सरकार ने कार्यक्रम बनाया है और ये लगातार चलेगा। स्कूल चले हम, जिसके अंदर नई शिक्षा नीति को परिप्रेक्ष्य में लेकर भी कई विकास के काम भी हम करने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए मैं स्वयं भी शामिल हुआ और पूरे प्रदेश में एक वातावरण स्वस्थ रूप से बनाया है, जो हमारा ड्रॉप आउट भी घटाएगा और स्कूल से बच्चों को जोड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जी। इनका एक व्यस्त कार्यक्रम है दिल्ली में और दिल्ली पहुंचे हैं। इसके बाद इनका और भी कार्यक्रम है और इन्होंने बताया कि जल संवर्धन अभियान क्या है, शिक्षा के लिए जो इन्होंने स्कूल चले हम अभियान चलाया वो क्या है। इन्होंने विस्तार से हमारे साथ बातचीत की और बताया। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। वहीं महंगाई डायन ने एक बार फिर से सिर उठाया है। इस बार ये महंगाई सब्जियों के दामों के साथ आई है। गर्मी के बाद और बारिश के पहले सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल आई है। हरी सब्जियों की बात छोड़िए, आलू टमाटर से लेकर अदरक तक के भाव 20 से 30% तक बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के बाजारों में घूम घूम कर तैयार की गई ये रिपोर्ट देखिए हमारी। गर्मियों के बाद अब महंगाई की मार, सब्जियों को भी लगा हीट स्ट्रोक। मौसम में बदलाव के साथ ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। तापमान में बढ़ोतरी के साथ बाजार से सब्जियां कम होने लगी हैं। हरी सब्जियों की कीमतों में 10 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। विस्तार न्यूज की टीम ने अलग अलग मंडियों में जाकर जायजा लिया और मंडी में जाकर सब्जियों के भाव बढ़ने के पीछे वजह भी जानने की कोशिश की। हम मौजूद है कनाड़िया रोड सब्जी मंडी में। भैया क्या भाव चल रहे हैं सब्जियों के? टमाटर है 60 रुपए किलो, लौकी पड़ेगी 30-40 रुपए किलो बिक्री है। दो रोज पहले ऐसे ईद के कारण माल नहीं आया, उस वजह से तेजी थी। प्याज इस बार गर्मी की अत्यधिक गर्मी पड़ने की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। इस कारण अपना मध्य प्रदेश का लोकल प्याज की आवक नहीं है, उस कारण प्याज में तेजी बनी हुई है। इंदौर में सब्जियों के भाव लगभग दोगुने हो चुके हैं। वहीं ईद की छुट्टियां होने की वजह से आवक कम होने से भी सब्जियों के दाम बढ़ना वजह बताई जा रही है। विशेष तौर पर टमाटर पर इसका खास असर पड़ा है। 2 दिन पहले तक टमाटर के दाम 100 रुपए किलो तक पहुंच गए थे। हालांकि आज टमाटर के भाव 100 से 70 रुपए किलो तक है। जिस निवाड़गंज मंडी में मैं खड़ा हूँ, ये सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ हम दाम पूछते हैं, क्या भाव बिक रहे हैं भाई साहब टमाटर? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। क्यों कितने महंगे हो गए? वो ऊपर से तेज आ रहा है, यहाँ सड़ने खराब होने फेंक रहा है। गर्मी तेज होने के कारण सड़ रहा फेंक रहा है, तो उसके कारण रेट बढ़ गया है। अपनी राहत मिलने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं, 2 महीने कोई उम्मीद नहीं है। भैया कितना लेने आए थे और कितना खरीद पाए? भैया लेने से आए थे कम से कम 2 किलो, लेके जा रहे हैं आधा किलो। दाम की बहुत महंगे हैं। क्या भाव बिक रही है? सब डबल रेट में। सब डबल रेट। हाँ, बजट बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। किचन की शान बढ़ाने वाला टमाटर भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। जबलपुर में टमाटर के दाम 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। थोक मंडी में 60 से 70 रुपए किलो तक बिक रहा है, जिसकी वजह से लोग अब टमाटर खाना लगभग छोड़ रहे हैं। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम लालपुर की मंडी में हैं। रायपुर की लालपुर मंडी है ये, और मेरे साथ यहाँ रेड्डी जी हैं जो कि सब्जी मंडी बोर्ड के यहाँ के अध्यक्ष हैं। गर्मी का समय है और इस बार फसल कमज़ोर है, आवक कमज़ोर है। छत्तीसगढ़ में अभी स्थानीय फसल लगभग नहीं के बराबर है। 80 से 90% सब्जियां दिसावर है, दूसरे प्रांतों से आ रही है। इसके कारण ही सब्जियां बहुत महंगी है।
तो कितना क्या महंगाई का अंतर पड़ा है या माल की सब खपत में अंतर आया है? माल कम आ रहा है ना, इसलिए महंगाई है। सब्जियों के दामों में उलटफेर होने से रसोई का बजट भी गड़बड़ा गया है। रायपुर के थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष ने बताया कि अभी सब्जी के दाम कम नहीं होंगे। सभी सब्जियों के दामों में 20 से 25% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 70% सब्जियां बाहर से ही यानी छत्तीसगढ़ से ही आती हैं, जिसकी वजह से ये दाम बढ़े हुए हैं। अब आप ये भी देख लीजिए कि बाजार में सब्जियों के दाम कितने बढ़े हैं। गोभी 60 रुपए किलो में मिल रहा है, खीरा 40 रुपए प्रति किलो में, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 44 से 42 रुपए किलो, नींबू 160 रुपए किलो, धनिया 250 रुपए किलो और प्याज 40 से 42 रुपए किलो। इसके अलावा लहसुन 180 रुपए प्रति किलो और अदरक 200 रुपए प्रति किलो मिल रही है। मंडी से सब्जी के कम आवक के कारण भी दाम बढ़े हैं। जहां पहले 4 गाड़ी माल आता था, तो अब मात्र 2 गाड़ी ही माल उतर रहा है। इससे स्वाभाविक है कि सब्जियों के दाम तो बढ़ेंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय इस समय मजनुओं का अड्डा बन गया है। जीवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में रहने वाली छात्राओं को सुरक्षा का डर सता रहा है। इसका कारण है कि जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में मजनू और छिछोरे सरेआम घूमते नजर आते हैं। ये आवारा मजनू छात्राओं को रास्ते में रोककर उनसे मोबाइल नंबर मांगते हैं, गाड़ियों में कट मारते हैं, उनसे अश्लील हरकतें भी करते हैं। इसको लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन में पुलिस से शिकायत की है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच की बात कर रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय हमेशा चर्चा में रहता है और एक बार फिर ऐसा ही मामला अब सामने आया है। जीवाजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली और हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं इन दिनों बाहरी आवारा मजनुओं से परेशान हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में पूरे दिन बाहरी लड़के और आवारा तत्व के युवक बैठे रहते हैं। छात्रों का कहना है कि आए दिन ऐसे युवक अश्लील कमेंट्स करते हैं, जिस कारण क्लासरूम से हॉस्टल तक आने जाने में उन्हें डर लगता है। इसके साथ ही उनका कहना है कि यहाँ सबसे ज्यादा आवारा युवकों की भीड़ होती है, जो जीवाजी विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं हैं। जी हाँ, आजकल बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बाहर के लोग आ रहे हैं, लड़कियों को कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब गलत बोल रहे हैं इधर उधर से, तो वो बहुत देखने के लिए मिल रहा है आज। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि जब भी बच्चे डिपार्टमेंट जाते हैं या डिपार्टमेंट से आते हैं तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि बच्चे उन्हें देख के या तो फिर कुछ कमेंट्स करेंगे या फिर आते जाते उन्हें कुछ भी टॉन्ट मारेंगे या फिर वो उनका मुंह भी बंद रहेगा तो उन्हें कुछ भी कहेंगे उल्टा सीधा, जिसके कारण लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है। जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि छात्राओं के द्वारा ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिसके कारण छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसको लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की है और यहां पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ साथ पुलिस गश्ती की भी मांग की है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की शिकायत पर पुलिस ने छात्राओं से बातचीत की है और सुरक्षा का पूरा भरोसा भी दिलाया है। और इन्होंने हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टलों में छात्राओं से बात करी कि आपको क्या परेशानी आ रही है। ये सभी परेशानियां सामने निकल के आई हैं। उन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रॉक्टर प्रोफेसर एस के सिंह हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट अपनी तैयार करी है, जो कुलपति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करी है। वैसे हमारे जीवाजी विश्वविद्यालय में कुलपति बंगले के सामने पुलिस चौकी भी बनी है। इस तरह से इस पर हम एक प्रभावी ढंग से कठोर निर्णय लेकर लगाम लगाएंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय के संबंध में जानकारी, सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि वहाँ असामाजिक तत्वों के संबंध में कि वहाँ उनकी गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इस संबंध में तत्काल थाना प्रभारी और सीएसपी हिना खान जो हैं, उनके द्वारा गंभीरता से लेकर वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया गया। वहाँ के प्रशासन से चर्चा की गई, गर्ल्स हॉस्टल में और वहाँ के हॉस्टल के जो स्टूडेंट थे उन लोगों से भी चर्चा की गई, बातचीत की गई और इस संबंध में लगातार पुलिस भ्रमण करती है और गश्त के दौरान भी वहाँ पर मूवमेंट रहता है और अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जीवाजी विश्वविद्यालय कैंपस में लगातार बाहरी आवारा तत्व के युवक और मजनुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। जीवाजी विश्वविद्यालय उनकी पहचान भी नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी छात्र को आई कार्ड जारी ही नहीं किया गया है। ऐसे में इसका फायदा उठाकर असामाजिक तत्व भी विश्वविद्यालय में घूम फिर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वहीं बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 35 स्टार प्रचारक उपचुनाव में प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। क्या कुछ का उन्होंने सुनाते हैं आपको। सीएम राइज स्कूल में आपका क्षेत्र है, स्कूल चले अभियान का दूसरा दिन था और उसमें आगाज हुआ, आप खुद भी रहे, क्या अनुभूति है आपकी? मुझे लगता है कि हमने भी, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो,
हमारी उच्च शिक्षा हो। हमने सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ाई आरंभ की, पढ़ाई की, तो मुझे लगता है आज जिस गुणवत्ता को हम देख रहे हैं, सरकार में एक बड़ा परिवर्तन शिक्षा और हेल्थ को लेकर के जो बड़ा है, वो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। लगातार इस गुणवत्ता को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और जो अभी राव उदय प्रताप जी हमारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि न केवल शिक्षा के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का काम भी हम करेंगे, ताकि बच्चों को शिक्षा तो मिले ही, साथ साथ उनके जो गुण हैं उनको भी उभारने का काम, और आगे चल करके कोई ऐसी विपरीत स्थिति आती है तो कम से कम उन गुणों के आधार पर उनकी आजीविका चलती रहे। सर, आज हमने देखा कि बच्चों में एक आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास उन पेरेंट्स में भी है जो यहाँ नौनिहालों को लेकर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आज वो खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं। ये जो आत्मविश्वास इससे पहले नहीं दिखाई देता था, न उनकी सक्रियता वैसी दिखाई देती। पेरेंट्स उन्होंने कितनी पढ़ाई की नहीं की, क्योंकि वो खुद उस द्वंद्व से निकल करके आए। आज उनको लगता है कुछ हो ना हो, पेट काट कर भी हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छा नागरिक बनाएं। ये प्रयास लगातार हर पेरेंट्स का रहता है, हर अभिभावक का रहता है। और जब सरकारी स्कूल में आकर के और वहाँ पर वो अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को देखता है तो उसका गर्व से माथा ऊंचा होता है कि हमने सरकारी स्कूल में भेजा, लेकिन ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, और इसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का यहाँ एडमिशन हो और अच्छे नागरिक बने। मुझे लगता है कि सीएम राइज और सरकारी स्कूलों की सफलता है, सरकार की नीति की सफलता है, नई शिक्षा नीति की सफलता है कि इसमें और गुणोत्तर प्रयास होते जाएंगे। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन राजा राम के साथ विस्तार न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग ने गजब कारनामा कर दिया है। रायसेन जिले में गरीबों के रहने के लिए बनाने वाले प्रधानमंत्री आवास में ही शराब का ठेका खोल दिया। अब जब मामला सामने आया तो विभाग के सारे अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, गरीबों के रहने वाले घर को ही मैखाना बना देने अजब गजब प्रकरण का ये रिपोर्ट। देश में एक तरफ प्रधानमंत्री आवास को लेकर सरकार तमाम दावे करती है। इन दावों के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीब हितग्राहियों को रहने के लिए आवास दिए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में इस आवास का उपयोग रहने की बजाय शराब दुकान के लिए किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी। ये वो दुकान है जिसे ग्राम पठारी में संचालित किया जा रहा है, जो कि सोम ग्रुप के द्वारा संचालित की जा रही है। दावा है और आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये दुकान है ये प्रधानमंत्री आवास में संचालित की जा रही है, जिसकी जांच के लिए अब जब सुर्खियों में पूरी खबर आई तो अब आबकारी विभाग की टीम ने इस पूरी मामले की जांच शुरू की है और जिला पंचायत से लेकर जो अन्य विभाग हैं उस पूरे विभागों से इसकी जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री आवास में है या फिर इसे किराए पर यूं ही दी गई है। मामला सामने आने के बाद अब आबकारी विभाग के अधिकारी जानकारी न होने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। हमारी जानकारी में आज ही आया है, इसके लिए हम ठेकेदार को जो लाइसेंसी है उसको आज नोटिस जारी कर रहे हैं और जो उप निरीक्षक हैं रायसेन के वो जांच करके शीघ्र ही प्रतिवेदन देंगे। इस शराब के ठेके के लिए नियमों का खूब मखौल उड़ाया गया। पीएम आवास वाली लापरवाही के अलावा शराब की दुकान हाईवे से 100 मीटर के दायरे में भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की माने तो अगर हाईवे के पास की आबादी 20,000 से कम हो तो शराब की दुकान 220 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। फिलहाल आबकारी विभाग की ये लापरवाही अब जग जाहिर हो गई है और अधिकारी विभाग के बचाव में जुटे हुए हैं। आबकारी विभाग के संज्ञान में ये मामला आ गया तो निश्चित रूप से जो भी जिम्मेदार लोग इसके लिए होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो आबकारी विभाग के हों, चाहे जिसने किराए से दिया है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस प्रकार नियमों को ताक पर रखकर मुख्य मार्ग पर, वो भी एक प्रधानमंत्री आवास में ही ना, क्या आबकारी विभाग को शोभा देता है? आबकारी विभाग तो इस मामले से अपना पल्ला ही झाड़ रहे हैं। तो फिर ये गैर कानूनी हरकत का जिम्मेदार आखिर कौन?